सर गुड इवनिंग। Evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. Good नमस्ते सर। evening. Good evening. Good evening. Namaste. Good evening. Just wait. कई लोग कनेक्ट हो रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2-3 मिनट में। सही ऑप्टिक्स का कौन सा लेक्चर है? मॉडर्न फिजिक्स का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 है ना ये? यस आज सर। होगा? अब एटम होगा ना सर, अब तो एटम थर्ड लेक्चर। सर आपकी रिकॉर्ड वो नोट्स कहाँ पे जा रहे हैं? नहीं दिया है क्या? ग्रुप में शेयर नहीं हुआ है क्या तुम लोग के? भेज दिए सर नोट्स। सर पिछले दोनों लेक्चर्स के हो गए शेयर, मतलब हर्षित सर ने शेयर कर दिए थे। सर आपका भी बिटली लिंक है तो फिर भेज दो। हाँ सर वो नहीं, भेज दो, 1 मिनट उससे देख लो। नहीं मेरे पास कोई लिंक नहीं। एक्चुअली हर्षित सर को ही मैं शेयर कर देता हूँ। चलो मैं बोलूंगा उनको एक बार। वो रिकॉर्डिंग हर्षित सर नहीं शेयर कर रहे क्या? वो अपडेट होता वो होगा शेयर यूट्यूब कर पर। देते हैं, वो शेयर। वो तो हाँ मतलब तो उनको हम चाहते थे कि अगर जल्दी हो पाए तो। ठीक। रिकॉर्डिंग्स तो नहीं मिली। रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। चलो मैं एक बार हर्षित सर को बोल दूंगा। जस्ट वेट। सर आपका मतलब अवंती पे अगर आपकी प्लेलिस्ट पे जाए तो सिर्फ फर्स्ट लेक्चर की थी, मतलब वहां पे वीडियो हो रही है, मतलब अपलोड थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अच्छा ठीक है। तो मैं बोल दूंगा हर्षित सर को एक बार जल्द से जल्द उसको कोशिश करने के लिए। ठीक है। सर मतलब अभी मॉडर्न फिजिक्स का तीसरा लेक्चर चल रहा है ना, स्टार्ट पहले चैप्टर में। थर्ड लेक्चर ही आज हम लोग डीप ब्रॉगली कंप्लीट करेंगे और फिर इसको खत्म करेंगे। फिर हम लोग एटम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नया चैप्टर। इसी का पार्ट है ना, मॉडर्न ही फिजिक्स का तो पार्ट है वो। एक सेकंड रुकना। जस्ट वेट। चलो सबको विजिबल है क्या ये? इज इट विजिबल टू एवरीवन? हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, सबको विजिबल है ना? चलो ठीक है। अपन स्टार्ट करें मैटर वेव। यस नो, किसके बारे में बात करें? मैटर वेव। लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी कि हमने ये देखा था। एक सेकंड रुकना। स्लाइड कहाँ गया? हाँ, स्लाइड स्लाइड स्लाइड।
सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ एक मिनट रुको, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, स्लाइड में शो आ रहा। एक सेकंड स्लाइड डाउनलोड इशू। देखो आप विजिबल है क्या एवरीवन? यस सर। सबको विजिबल है? जस्ट वेट एवरीवन, इज इट विजिबल टू ऑल? स्टार्ट करें? यस सर। Yes, sir. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डुअल नेचर में देखा था कि अगर कोई, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? डुअल नेचर में ये देखा था कि भाई अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे गिरता है यस और नो, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है यस और नो। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं और हमने ये भी देखा है कि भाई एक फिक्स फ्रिक्वेंसी का होना चाहिए, फोटो करंट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, यस और नो। क्लियर है? Yes, sir. है ना? तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जब पता चला कि भाई लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बताता है कि लाइट कैसा बिहेवियर फॉलो कर रहा, पार्टिकल नेचर। कैसा बिहेवियर फॉलो कर रहा? पार्टिकल नेचर। यस और नो? क्लियर है? तो बाद में चल के हमें ये पता चला, समझ में आ रहा है क्या? लाइट का बिहेवियर हमने कैसा माना? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो लाइट का बिहेवियर है फोटो इलेक्ट्रिक, है ना? ये बता रहा है कि लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल और नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, आगे चल के डी ब्रॉगली आए, उन्होंने ये बोला कि लाइट दोनों तरीके से बिहेव करेगा, पार्टिकल भी बिहेव करेगा और वेव भी बिहेव करेगा। क्लियर है? हमें जब हाँ, क्योंकि हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा ना, तो हमने पढ़ा कि लाइट इज मेड ऑफ अ फोटोन, यस और नो, विच इज अ पैकेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैकेज ऑफ एनर्जी। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Yes, बट sir. आगे चल के जब साइंटिस्टों ने और भी एक्सपेरिमेंट किया, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो लाइट का बिहेवियर वेव की तरह भी दिखा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात है ना? तो बाद में चल के ओवरऑल एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? डी ब्रॉगली। उन्होंने ये कहा कि जो लाइट का बिहेवियर होगा ना, उन्होंने वहां पे ये कहा कि द बिहेवियर ऑफ लाइट, एक सेकंड, उन्होंने ये कहा कि सर जो बिहेवियर होगा ना लाइट का, वो बेसिकली दोनों तरीके का होगा, कि है ना, ये तुम्हारा वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलो क्लियर है? ये इसके बारे में किसने बताया हमें? डी ब्रॉगली ने बताया। ठीक है, अब उन्होंने हाँ, अब उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। डी ब्रॉगली स्टेट दैट, है ना, light possess both behavior in wave as well as particle nature. Yes or no? To the matter, है ना, सिमिलर टू दैट। अब एक आगे चल के उन्होंने मैटर के बारे में भी बोला। जब उन्होंने बोला कि भाई लाइट का अगर दो बिहेवियर है, तो क्यों ना मैटर भी ऐसा बिहेव करता होगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने यही बात को जनरलाइज किया। पहले उन्होंने किसके बारे में ये बात बोला? उन्होंने लाइट के बारे में बोला। क्या बोला? लाइट बिहेव लाइक बोथ। लाइट का नेचर कैसा बोला उन्होंने? बोथ। अब बोथ में क्या क्या है? तो बोला उन्होंने वेव भी नेचर है और पार्टिकल भी नेचर है। यस, दिक्कत वाली बात? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने दोनों के बारे में बोला कि वेव भी नेचर है और पार्टिकल भी नेचर है। फिर आगे चल के उन्होंने ये बोला कि मैटर मस्ट ऑल्सो, मैटर कोई मटेरियल है। जैसे लाइट के और दोनों नेचर है, वैसे मटेरियल का पार्टिकल नेचर तो है ही है, साथ साथ मटेरियल का वेव नेचर भी होगा।
समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? इन्होंने इससे Yes, कनेक्ट sir. कर दिया No, sir. है ना? And de Broglie imagined that despite a particle nature of matter, wave must also associate with a materialistic particle. यानी अगर कोई पार्टिकल है अगर जिसके पास मास है और वो एक पार्टिकल बिहेवियर, इसके पास मोमेंटम भी है और ये v वेलोसिटी से अगर चल रहा है, तो जनरली ये मोमेंटम कैसे लिखते हैं? हमें पता है मास इनटू वेलोसिटी। ये सुनो, इन्होंने बोला कि इस पार्टिकल के पास एक वेव कैरेक्टरिस्टिक भी एसोसिएट होगा, एक वेवलेंथ भी एसोसिएट होगा। क्लियर है? कैसे बोला इन्होंने? क्योंकि उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था आगे चल के कि भाई लाइट दोनों बिहेवियर शो कर रहा है। लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर रहा है और लाइट का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी इसका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हो रहा है। इसका मतलब लाइट का बिहेवियर दोनों है, पार्टिकल भी और वेव भी है। फिर आगे चल के इन्होंने यही बात, हाँ, फिर आगे चल के उन्होंने यही बात बोला कि जब लाइट ये बिहेवियर शो कर सकता है तो क्यों ना मैटर भी ये बिहेवियर शो कर सकता है। मैटर का मतलब क्या हो? मैटर का तो पार्टिकल नेचर है ही है। अरे हाँ है ना, मैटर का तो पार्टिकल नेचर है ही है। अब लाइट अगर वेव होकर के पार्टिकल नेचर शो कर सकता है तो क्यों ना मैटर भी पार्टिकल होकर के वेव नेचर शो कर सकता है। यही बात इन्होंने कहा। समझ में आ रहा है क्या बात? तो इन्होंने मैटर के बारे में बोला, मैटर वेव के बारे में। किसके बारे में बोला? मैटर वेव, यानी ऐसा वेव जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड हो। यस और नो? तो वेव एसोसिएट विद अ मटेरियलिस्टिक पार्टिकल इज डिफाइंड एज अ मैटर वेव। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? इन्होंने क्या बोला इसके बारे में, तो ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो अगर v वेलोसिटी से चल रहा है, कितने वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस पार्टिकल के पास वेवलेंथ एसोसिएट होगा और वो एक वेवलेंथ एक वेव को कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा, एक वेवलेंथ एक वेव को कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वेव का जो वेवलेंथ होगा, इस वेव का जो वेवलेंथ होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। समझ में आया? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये किसने बोला? डी ब्रॉगली ने बोला। डी ब्रॉगली। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाया तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट। क्या आया? प्लैंक कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है क्या? ये किसके बारे में उन्होंने बोला? मैटर के बारे में बोला। किसके बारे में बोला? मैटर के बारे में बोला। समझ में आ रहा है क्या? और अगर देखोगे ध्यान से तो लाइट के पास भी यही मोमेंटम था। देखो, लाइट के पास भी यही मोमेंटम था। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उन्होंने लाइट को जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने वही बात किसके साथ कनेक्ट कर दी? किसी मटेरियल के साथ कनेक्ट कर दी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो उन्होंने ये बोला कि एवरी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल, लिखो, एवरी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल हैज सम वेवलेंथ, एवरी मैटर which has momentum, there is a wave associated with it। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई पार्टिकल है जिसके पास मोमेंटम है तो उसके पास वेव नेचर भी एसोसिएटेड है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अगर मान लो कोई पार्टिकल है जो m मास का है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इट हैज सम वेव नेचर, और उसका जो वेव का जो वेवलेंथ है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है उसके मोमेंटम पे। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। समझ में आ रहा है क्या? और जितना कम मोमेंटम होगा उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? सोचो अगर मोमेंटम कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, तो अगर एकदम ऑलमोस्ट रेस्ट पे मोमेंटम जीरो, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा या अनडिफाइंड। एग्जैक्टली जीरो नहीं मान रहे, थोड़ा सा जीरो से ज्यादा मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी चला जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। अरे हाँ है ना? आई होप ये बात आपको। Yes, sir. तो यही बात इन्होंने कहा कि अ फोटोन हैज एन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी v एंड हैविंग अ वेवलेंथ लैम्डा एनर्जी। तो उसके पास एनर्जी कितना होता है? hf बाय लैम्डा। यहाँ से उन्होंने इक्विवेलेंट मास फोटोन का डिफाइन किया। याद है हमने निकाला था इक्विवेलेंट मास? याद है? इक्वल टू, अरे हाँ है ना? बोलो। यस ये निकाला था सर। यहीं से हमने ये प्रूव किया था कि p लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc। यस और नो? तो वही बात इन्होंने किसके लिए लगा दी? मैटर वेव के लिए लगा दी, मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए लगा दी। यस और नो? क्लियर है?
तो सिंपल सिंपल उन्होंने ये डिफाइन किया कि एवरी मूवेबल पार्टिकल हैज अ मोमेंटम h by m। क्लियर है यहाँ तक? यानी हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेव एसोसिएट होगा और उस वेव का वेवलेंथ उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो और बात करने की जरूरत है? एकदम सिंपल सिंपल बात उन्होंने। नहीं क्लियर है? और ये बात एकदम आगे चल के करेक्ट हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल एज वेल एज, याद है आप लोग, आपने अगर पढ़ा होगा तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट सुना होगा नाम, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, यस और नो? क्लियर है बात? डेविसन जर्मन, जिसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे मैटर वेव को कंफर्म करता है। वो किसको कंफर्म करता है? डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट मैटर का वेव नेचर। किसका? मैटर का वेव नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कंफर्म करता है? पार्टिकल नेचर। लाइट का पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, ठीक है। और डेविसन जर्मर क्या एक्सप्लेन करता है? आपने 12th में अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा, आपको याद होगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, किसका वेव नेचर? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, है ना, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो दिया रहेगा। ठीक, तो सिंपल सिंपल ये बातें किसने की है? डी ब्रॉगली ने की। इसमें बहुत खास बात करने की जरूरत नहीं है। तो डी ब्रॉगली एसोसिएटेड, हाँ, अब अगर 5 पार्टिकल अगर आप लेते हो, कौन सा पार्टिकल लेते हो? चार्ज पार्टिकल। ठीक, डी ब्रॉगली ने नॉर्मल नॉर्मल ये बात कर दी। अब यही बात अगर आप चार्ज पार्टिकल ले लेते हो तो हम आगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैसे लिखेंगे वो दिखाते चलेगा। ये सुनो, मान लो कोई क्यू चार्ज है जिसको हमने वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया। सपोज करो क्यू चार्ज है, याद होगा, आपने पढ़ा होगा। अगर मैं उसको वी पोटेंशियल डिफरेंस से, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराता हूँ तो उसके ऊपर वर्क डन कितना होता है? क्यू इंटू डेल्टा वी, यही होता वर्क डन। ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात? सुना है क्या ये आपने? ये सुनो, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। सुना है क्या? यस अरे हाँ है ना, देखो कैसे आता है ये भी देख सर लेते हैं। करे हैं क्वेश्चन करे। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा। मान लो एक मैंने बैटरी ले लिया या कुछ ऐसा ले लिया जिसके अक्रॉस वी पोटेंशियल है। मान लो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो अगर इसके अक्रॉस डेल्टा वी का पोटेंशियल डिफरेंस है, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? डेल्टा वी का। तो अगर ये हायर ये लोअर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। यस सुनो, कोई दिक्कत वाली बात? यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। अब मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप लाके छोड़ देते हो तो क्या इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा? यस और नो? और इसका मास सेम है, बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव चार्ज दौड़ते हुए इधर आएगा तो वर्क डन बाय फील्ड कितना? क्यू इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। और क्या यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा इसके पास? क्या होगा इसके पास? काइनेटिक एनर्जी होगा। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? नो। समझ में आ रहा है? अब ये जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, क्लियर है? यस सर। हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है, अगर आपको याद होगा तो मोमेंटम को क्या लिखते हैं? एम इंटू वी लिखते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2m। लिख सकते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मोमेंटम को? याद है काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखते थे, यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर। इसको अरेंज कर दे क्या थोड़ा सा? अगर ध्यान से देखोगे तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। समझ में आ रहा है क्या? तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2m के हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? बोलो, क्लियर है Yes, क्या? sir. यस और नो? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ का फॉर्मूला था मैटर वेव के लिए वो था क्या? वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था डी ब्रॉगली का? वेवलेंथ का फॉर्मूला था h बाई पी। इसको मैं लिख सकता हूँ h बाई अंडर रूट 2 के इंटू एम, या 2m के। यस और नो? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? Yes, sir. अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल को अगर मैं v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराता हूँ, डेल्टा v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराता हूँ, तो क्या इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है मान यस लो। सर, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा चार्ज पार्टिकल के लिए दैट इज अ वर्क डन। q इंटू डेल्टा वी लिख सकते नहीं लिख सकते? यस और नो? तो कोई चार्ज पार्टिकल को अगर मैं v वोल्ट से पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा रहा हूँ तो उसकी वजह से जो उसके पास वेवलेंथ आएगा वेव का वो कितना लिख सकते हैं? h बाई 2 इंटू एम इंटू के की जगह में लिख सकते हैं q इंटू डेल्टा वी। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है क्या? यही बात उन्होंने यहाँ पे कही कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराओगे तो क्या हम ये लिख सकते हैं उसका वेवलेंथ? हाँ या ना? यस और नो? एवरीवन बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? सर नहीं है सर। किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए यहाँ तक। अब सोचो अगर यही चार्ज पार्टिकल मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं, क्या ले लूं? इलेक्ट्रॉन।
अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं तो क्या चार्ज पार्टिकल का चार्ज भी पता है? अरे हाँ या ना बोलो। Yes, अगर sir. मैं इलेक्ट्रॉन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 19 मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 to power की minus पावर माइनस 27 31 kg। अगर मैं सब कुछ पुट कर दूं तो क्या लैम्डा का वैल्यू में सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा? सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? डेल्टा वी बचेगा, बाकी सब कांस्टेंट है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं, इलेक्ट्रॉन के लिए जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो ये वैल्यू आने वाला कितना है? लैम्डा का वैल्यू आने वाला है 112.2 अपॉन अंडर रूट वोल्ट। ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस किस में लिया? ये वोल्ट में लिया। किस में लिया? वोल्ट में लिया। यस और नो? एंगस्ट्रॉम। इसके बराबर आएगा ये एंगस्ट्रॉम। यस और नो? तो यहां से पता चला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को किसी ई वोल्ट के पोटेंशियल से पास कराएंगे तो उसका वेवलेंथ कितना एसोसिएट होने वाला है? फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज 12.27 एंगस्ट्रॉम। और वोल्टेज को किस में रखना? वोल्ट में रखना। किस में रखना? वोल्ट में रखना। समझ में आया क्या? बोलो। तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगा वो ये होगा। बोलो क्लियर है क्या? यस और नो एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताओ। नहीं। No, पक्का? sir. आगे बढ़े। यस और नो? Yes. आगे बढ़ जाए। Yes, sir. जैसे हाँ, जैसे एक सवाल देख लो फटाफट, ध्यान से देखना। मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ lambda 1 and lambda 2 for electrons which is accelerating through 100 volt and 50 volt potential difference। क्या आएगा? मान लो दो इलेक्ट्रॉन लिए हमने, इसको एक को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया, एक तो 50 वोल्ट से, तो क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? बताओ। 1:2. Yes, sir. 1/2. Sir, √2/2. So 1:2. कैसे निकालेंगे? लैम्डा का वैल्यू होता है 12.27 एंगस्ट्रॉम, है ना, अपॉन 1:2. वी किस में होना चाहिए? वोल्टेज में होना चाहिए। यस और नो? अगर मैं रेशियो लूंगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, क्या आएगा? √V2 बाई V1। अरे हाँ है ना? ये कितना हो जाएगा? √2 आएगा। Yes, sir. सही है गलत है? √2 आएगा 1/√2 आएगा 1/√2 आएगा ना 1/√2 1/√2। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, क्लियर है? नहीं। यस और नो Yes, एवरीवन? sir. आई होप सो ये बात को समझ में आ जा रहा। यस और नो? और कोई डाउट है? क्लियर है। Yes, हाँ, sir. तो इलेक्ट्रॉन के लिए याद रख, इलेक्ट्रॉन के लिए रिजल्ट याद रखना, कई बार यूज किया। ठीक है? वैसे ही अगर मान लो मैं किसी न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल की बात करूं, मोनो एटॉमिक, किसके लिए बात करूं? मोनो एटॉमिक न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल के लिए बात करूं। ये बात किसके लिए बात करूं? मोनो एटॉमिक न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल के। ध्यान से सुनो, ठीक है? तो अगर मैं मोनो एटॉमिक न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल के लिए बात करता हूं, लैम्डा का, है ना, फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, गैस न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आपको पता है अगर कोई गैस मॉलिक्यूल है जिसका टेम्परेचर T केल्विन है, कितना केल्विन है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मोनो एटॉमिक? पता है आपको? 3/2 kT। 3/2 RT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? नहीं है अरे हाँ है ना? अरे इतना ही तो होता है ना? सर। ठीक। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम लैम्डा में रख दें तो Yes, क्या sir. बनेगा? H बाय अंडर रूट क्या था काइनेटिक एनर्जी के टर्म में? 2mk। यही बना था। 2mk. Yes, sir. यस और नो? H बाय अंडर रूट के का वैल्यू रखो, 2 कट गया 3, है ना, m kT, ये बन जाएगा। यस और नो? Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात
नहीं, अब ध्यान से देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अनचार्ज पार्टिकल, यस और नो। फॉर अनचार्ज पार्टिकल थर्मल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 3/2 kT. Then the d Broglie wavelength will be, this k is the Boltzmann's constant and t is the temperature in Kelvin. बोलो, समझ में आया क्या ये बातें? बोलो, Yes, और sir. बात करने का जरूरत है या आगे बढ़े? यस और नो एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब जैसे कुछ सवाल है, ध्यान से देखना, फटाफट करते जाना, जल्दी बताओ। सर डी। बाकी लोग जल्दी करो। सर डी। क्या रहा? सी। डी। डी सर डी। डी आ रहा, पक्का? यस सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ प्रोटॉन, है ना, एंड फॉर अल्फा पार्टिकल, फॉर अल्फा पार्टिकल आर इक्वल डी ब्रॉगली। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का +2, यस और नो? हीलियम के पास क्या होता है? नॉर्मल हीलियम के पास 4 और 2, यस और नो? यानी 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, यही होता ना? तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम माने, हम क्या माने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम क्या माने? सेम माने, यस और नो एवरीवन? बोलो, क्लियर है? अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम मानूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? मान लो प्रोटॉन का मास भी m है और न्यूट्रॉन का मास भी m है, ऑलमोस्ट इक्वल मास का, तो ना, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? 4m। अरे हाँ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात? और अगर मैं अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस यूज कर रहा हूँ, तो उसके पास चार्ज कितना हो जाएगा? +2e, यही होगा ना चार्ज। अब प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? m हो जाएगा, और चार्ज कितना हो जाएगा? e हो जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपसे क्या बोला है कि भाई साहब आप क्या बताइए हमें? वेवलेंथ बताइए, क्या बताइए? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है, यस और नो? देन देयर रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, तो क्या हम लिख सकते हैं? एच तो कट जाएगा ना? अरे हाँ, है ना, एच तो दोनों से, तो मोमेंटम सेम हो गया, तो क्या लिखेंगे हम बताओ? मास अल्फा इनटू वी अल्फा इज इक्वल टू एमपी इनटू वीपी, यही लिखेंगे, यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? 4m इनटू वी अल्फा इज इक्वल टू m इनटू वीपी, है ना? कोई दिक्कत वाली बात? हमसे क्या पूछा है? रेशियो पूछा है, किसका किसका? तो वीपी बाई वी अल्फा, वीपी बाई वी अल्फा क्या होने वाला है? देन देयर रेशियो ऑफ वेलोसिटी, तो वीपी बाई वी अल्फा 4:1। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। कई लोग डी बोल रहे थे शायद ना, या ए बोल रहे थे? सर ए ही आ रहा है। यही आएगा ना? डी तो है ना किसी का? अरे बोलो, आगे बढ़े। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नहीं नो है। सर। नो सर। नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखो फटाफट। अच्छा ये तो बता दिया ना, यही था ना सवाल, यही था ना? यस सर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, ये देखो, सर हो गए तो व्हाट विल बी द नहीं हुआ, ये वाला नहीं हो हुआ। गए सर। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ? जल्दी करो फटाफट। सही होगा। अच्छा मैंने फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटोन वोटोन की बात की है क्या? फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटोन, उसके बारे में बात किया है क्या? रेडिएशन की वजह से फोर्स, उसके बारे में थोड़ा सा? सर यस सर, बताया था थोड़ा बहुत पिछली क्लास में। थोड़ा तो बहुत करा था वैसे। ज्यादा नहीं किया था क्या? चलो नहीं। आज थोड़ा सा बच गया होगा शायद, मेरे को याद आ रहा होगा। चलो फटाफट इसको करो, फिर आगे क्वेश्चन करते, फिर उसको करते, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा डुअल नेचर। फिर एटम अगले क्लास से टाइम मिलेगा, तो इसी क्लास से या फिर अगले क्लास से एटम स्टार्ट कर देंगे। एक क्लास से कोशिश करेंगे स्टार्ट कर दे। एटम तो आपने 11th में पढ़ा होगा ना? यस सर। सर केमिस्ट्री में पढ़ा था।
हाँ केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, बस थोड़ा Yes, सा sir. यहाँ से चले, एक दो क्लास में एटम भी खत्म है। जल्दी करो ये सवाल। सर ये ऑप्शन आ रहा है। यही होगा। ये सबका ये आ रहा, सबका ये आ रहा है क्या? बाकी लोग जल्दी करो फटाफट। चलो देख लेते हैं फटाफट। क्या दिया? व्हाट विल द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल फॉर सेम एनर्जी? एनर्जी सेम है, क्या सेम है? एनर्जी सेम है, यस और नो? एनर्जी सेम मतलब क्या? एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, क्या सेम होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, यही होगा ना सेम? यस अरे सर। हाँ है ना। तो मान लेते ये के है, तो भाई लैम्डा ऑफ अल्फा क्या लिखोगे? लैम्डा ऑफ अल्फा लिखोगे 1, यही लिखा था हमने, क्या लिखा था? h बाई अंडर रूट 2 ME 2M 4m इंटू वॉट 2e या k लिख दो, सेम है ना ये? बोल 2m k ही था ना। और अल्फा ऑफ प्रोटॉन h बाई अंडर रूट 2m इंटू k। बोलो क्लियर है क्या? यस और नो? क्लियर है सर। सर ये 4M का सा है। 4m कैसे है? मास ऑफ प्रोटॉन क्या, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? मास ऑफ अल्फा Positively पार्टिकल मीडियम क्या होता है? क्योंकि काइनेटिक सर। एनर्जी सेम है ना, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लैम्डा लिखना है ना। काइनेटिक एनर्जी का लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है? h बाई अंडर रूट 2m k, यही होता है ना। यस सर। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो अभी बताया ना यहाँ, देखो ओके सर। समझ में आया? क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? क्या डन? ये समझ में आया? इसमें डाउट है बताओ? नो सर। नहीं है ना? तो हमसे क्या पूछा है? प्रोटॉन बाय अल्फा, तो क्या आएगा? लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा, याद आएगा आपको? लैम्डा by पी क्या A। आएगा? सर 2:1 √2m के तो कट जाएगा और रूट को 2:1 आ रहा है क्या? पक्का? ये पूरा नीचे से ऊपर जाएगा, तो अंडर रूट 8m k डिवाइड बाय अंडर रूट 2m k, यही बना ना। mk ने mk को मार दिया 4, 2:1 आएगा। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आगे बढ़े क्या? यस और नो एवरीवन? सर ऊपर I तो hope अंडर 2M क्या आएगा ना? अंडर रूट 2m k आएगा। प्रोटॉन का लेना है ना सर ऊपर तो। हाँ ऊपर प्रोटॉन के, तो इनवर्स है ना। समझ में आया ये रेशियो? अच्छा ओके सर। हुआ? क्लियर है? बोलो यस सर। आगे बढ़े एवरीवन? ये बताओ द एनर्जी, क्या पूछा? द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ फ्रॉम दिस टू दिस। डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहां से यहां लाना है, 1/2 हाफ करना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? मान लो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है तो कितना आता है एनर्जी? 1/√2m k, 2m यही होता है ना। ये सुनो, अगर ये है तो बताओ हाफ करने के लिए यहाँ कितना करना होगा की का वैल्यू? सर 4 times. So 4 4 टाइम times. करना होगा, 4 टाइम। है ना? 4 टाइम द इनिशियल, आप 4 हाफ टाइम कैसे हो करेंगे तब जाएगा? ना ये 4/2 आ जाएगा। यस और नो? सही है ना गलत है? अरे हाँ या सर ना? कैसे मतलब?
अगर मान लो इसको मैं 10⁻⁻10 बोल रहा हूँ तो हमको कितना चाहिए, इसका हाफ चाहिए ना, इसी का हाफ होना चाहिए। इसका हाफ होने के लिए के का वैल्यू में Yes, कितना sir. चेंज होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए ना, 4 गुना करना पड़ेगा तभी वेवलेंथ रिड्यूस होगा। ओके अरे हाँ या सर। ना, बोलो ना, समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ और बात करना चाहिए कि आगे बढ़े? आगे बढ़े सर। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, जल्दी फास्ट। तो ये क्या, एवरीवन जल्दी बताओ। The de Broglie wavelength of a particle moving with this velocity, इस velocity से चल रहा है, yes or no, is equal to the wavelength of photon. De Broglie wavelength, wavelength of photon, the ratio of kinetic energy of the particle to the energy of photon पूछा, yes or no, कोई दिक्कत वाली बात? फोटोन का स्पीड दिया हुआ आपको, कैसे निकालेंगे? सर 2.25 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। 2.25 को de Broglie wavelength of a particle moving with the velocity of this is equal to the wavelength of photon. de Broglie wavelength बराबर दिया हुआ, yes or no, कोई दिक्कत वाली बात? wavelength of photon कितना होता है? h, अरे wavelength of photon क्या होता है? मान लेते फोटोन का वेवलेंथ है लैम्डा, मान लेते फोटोन का वेवलेंथ है लैम्डा, तो पार्टिकल का भी यही वेवलेंथ है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? अब अगर पार्टिकल का है तो इसको लिख सकता हूँ मैं h/mv, यही तो लिख सकता हूँ। अरे हाँ है ना, यही तो लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. अच्छा, फोटोन का एनर्जी क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? hc/λ। Yes, sir. अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस सर। एनर्जी ऑफ फोटोन, यस और नो। अब हम क्या बोला, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब भाई काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की जब बात करेंगे तो मोमेंटम फोटोन का कितना होगा? h/λ के बराबर हो गया। अरे हाँ है ना। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ p²/2m, p²/, Yes, sir. क्लियर है? तो क्या अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की बात करूं तो क्या लिख देंगे इसको? p² की जगह में क्या लिख देंगे? h²/2m लैम्डा का स्क्वायर, है ना? यस और नो, सही है ना ये? अरे बोलो। सर सही है। No, sir. हाँ तो इन दोनों को क्या करना, हमको क्या चाहिए, नहीं समझ में आया। हमसे क्या बोला है? पहली बात हमसे बोला है, पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो बात, हमसे क्या बोला है? हमसे बोला कि जो पार्टिकल का वेवलेंथ है ना वही फोटोन का वेवलेंथ है, तो पार्टिकल का वेवलेंथ तो इतना लिख सकते हैं ना, h/mv, v Yes, दिया sir. हुआ, v को बाद में पुट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब सर फोटोन ये मोमेंटम ही तो है, पार्टिकल का क्या है, ये मोमेंटम ही तो है।
अरे हाँ है ना, अगर ये मोमेंटम है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं मास को इन टर्म्स ऑफ ये लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को मास नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे बोलो ना। यस सर। और पी को क्या लिख सकते हैं, अगर ये पी है, यही तो पी है, पी लिखते हैं एच बाई लैम्डा, तो लिख दिया एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अरे हाँ है ना, नो समझ सर। में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब हमसे किसका किसका रेशियो पूछा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, यही पूछा ना? अरे हाँ या ना, बोलो ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी ऑफ पार्टिकल बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच सी इंटू लैम्डा। अरे हाँ है ना, Yes, sir. एक लैम्डा ने लैम्डा Yes, को sir. मार दिया, एक एच ने एच को मार दिया। अब बचा क्या नोन हमारे पास, हमारे पास क्या बचा? h/2m lambda c। तो lambda से अब क्या करेंगे इसको, कुछ कर सकते हैं, अरेंज लिख सकते हैं ऐसे? अरे बोलो, ये क्या है, एच बाई लैम्डा किसके बराबर है, मोमेंटम की। मोमेंटम के बराबर है, यस और नो? दैट इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय 2m। अरे हाँ है ना, बोलो ना, Yes, sir. इंटू सी। एम ने एम को मार दिया, एम ने एम को मार दिया, किसके बराबर हो गया ये, v बाई 2c। अरे हाँ है ना, खत्म हो गया ना सवाल। yes, sir. सर तो अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा है, तो हमारे पास बचा है V v by बाई 2, है ना, के ई बाई ई, यही पूछा था ना हमसे, दैट इज v बाई 2c। v का वैल्यू बोलो, 2.25 into 10 2.25 की power 8. 2.25 into 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 into 3 into 10 की पावर 8। 8। तब ये काट लो, कितना आ रहा, परफेक्ट नंबर में आएगा मेरे ख्याल से, 3:8। 3:8 आ रहा है क्या, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, और ये 3 से चला जाएगा तुम्हारा, 3 से 3 3 5 15, कितना आ रहा है ये, सर 3/8 आ रहा है। आएगा सर। 3/8 कैसे आ रहा है? सर 75 3 बार में जाएगा और 100 4 बार में, मतलब हाँ 3 बार 25 या 75, हाँ 25 हो गए 100, 3:8 आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है क्या, जैसे जैसे बोलता जा रहा वैसे वैसे यस करते जाओ, अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा, अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा, बट आपको सर, h फॉर्मूला बाई सही लगा के लैम्डा चलना है। मोमेंटम कहाँ होता है? एच बाई लैम्डा, अच्छा, फोटोन का ओके सर, मोमेंटम नहीं समझ है तो गया। एच बाई लैम्डा। बोलो, तो ये बोला ना, हो गया डी सर। ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ फोटोन बराबर है ना, इन दोनों को बराबर कर दिया, और यहाँ यस से सर, इसको यस। बराबर कर दिया, यस नो, कोई दिक्कत वाली बात, फिर फॉर्मूले को अरेंज कर दिया। बोलो समझ में आया एवरीवन? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ेगा। यस सर। ठीक है, यही सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो फटाफट, एक सेकेंड, करो इसको ट्राई, जल्दी बताओ फटाफट, आंसर ही बता दिए, निकाल के देखो फटाफट, कैलकुलेट करो। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेटेड, यानी वो उसका है। हो जाएगा ये फटाफट, जल्दी करो। भी में
डन एवरीवन? डन सर। अरे जल्दी Yes, करो, sir. क्या रहा आंसर? बी आ रहा है। बी आ रहा? बाकी लोग जल्दी फास्ट। हो गया एवरीवन? डिस्कस कर दे। Yes, sir. So 0.5 angstrom आया. चलो सबने कर लिया 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फन भी कर लेते फटाफट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बात नहीं करो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड विद दिस पोटेंशियल। जब भी कोई पार्टिकल किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेगा, है ना, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ देते हैं। इफ इट एक्सेलरेटेड सेम पार्टिकल अगर इतने से एक्सेलरेट, तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ? तो आपको पता है लैम्डा जो होता है h by अंडर रूट 2m qv। अब कोई चार्ज पार्टिकल होगा या तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट हुआ वो, तो अदरवाइज नहीं होता। अरे हाँ है ना? तो ये v1 हो गया और ये लैम्डा 1 हो गया, ये लैम्डा 2 हो गया, बाकी सब तो सेम है ना, चार्ज भी सेम है। तो हमसे क्या पूछा? लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 अंडर रूट v2 बाई v1। ये कितना आएगा? 600 बटा 150। कितना आ गया? 2 आ रहा? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है सर। सही है हमसे सर। 2 पूछा, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि सर उसकी रेशो wavelength थोड़ी क्या ना होगी। पूछा। लैम्डा 2 पूछा है। हमसे रेशियो नहीं पूछा, हमसे लैम्डा 2 पूछा। तो लैम्डा 2 होगा 10 की पावर माइनस 10 बाई 2, ये आएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी। ठीक है, यस और नो? यस सर। क्लियर है एवरीवन? Yes. अरे हाँ या ना बोलो ना जल्दी जल्दी। यस सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा फोर्स वाला बच गया, वो फटाफट देख लेते, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। हमने ये बात की थी कि मोमेंटम के फोटोन जो होता है, कोई भी रेडिएशन जो होता है, किसकी बात की थी? हमने ये देखा था कि कोई भी रेडिएशन जो होता है फोटोन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? फोटोन। ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चूंकि कोई भी एक फोटोन होगा, वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसके पास दो चीजें, एक तो एनर्जी इतना है, उसके पास एनर्जी hc बाई लैम्डा, और उसके पास मोमेंटम है h बाई लैम्डा। ये बात कर चुके थे, ये सुनो। अब जब कोई रेडिएशन किसी वॉल पे गिरता है, तो चूंकि मोमेंटम होता है डिपेंडिंग ऑन द वॉल, कि वो किस तरीके से मोमेंटम चेंज करेगा। क्या रेडिएशन का मोमेंटम चेंज हो सकता है? यस और नो एवरीवन? बोलो है या ना? जब भी कोई मोमेंटम, कोई फोटोन अगर वॉल से हिट करेगा, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वॉल, क्या मोमेंटम चेंज हो जाएगा वॉल का, सॉरी फोटोन का? यस सर। अरे हाँ है ना? और जब भी मोमेंटम चेंज होगा, इसका मतलब फोर्स लगेगा, यानी रेडिएशन एक्सर्ट प्रेशर। क्या एक्सर्ट करता है? प्रेशर। यस और नो एवरीवन? रेडिएशन क्या एक्सर्ट करता है? प्रेशर। क्या मेरी बात Pressure. आपको समझ में आ रहा है? यस है ना? क्यों? क्योंकि प्रेशर इसलिए एक्सर्ट करता है बिकॉज, क्योंकि जब भी रेडिएशन के पास मोमेंटम होता है, तो फोटोन हिट कर रहा है। कौन हिट कर रहा है? फोटोन हिट कर रहा है। फोटोन के पास मोमेंटम है, तो मोमेंटम चेंज होगा, तो फोटोन क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स अगर परपेंडिकुलर टू एरिया लग रहा है अपॉन एरिया, क्या प्रेशर आ जाएगा? यस और नो एवरीवन? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब डिपेंड करता है कि फोटोन कैसे गिर रहा है और क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल केस बात करते हैं। मान लो ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, कोई सरफेस है, यस और नो, जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली। कैसा इंसिडेंट कर रही है? नॉर्मली। अब ध्यान से सुना, सरफेस जो होता है 3 तरीके का हो सकता है। या तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो सकता है, क्या हो सकता है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, या परफेक्टली ऑब्जर्विंग, या फिर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली ऑब्जर्विंग। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी सरफेस 3 तरीके का होता है, क्लियर है? उसका नेचर 3 तरीके का होता है। एक होता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। क्या होता है? एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, है ना?
परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में कोफिशिएंट जो होता है आर का वैल्यू 1 होता है, यानी कि जितना फोटोन गिरेगा उतना ही ये रिफ्लेक्ट कर देगा, जितना फोटोन गिरेगा उतना ही ये रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है Yes, sir, क्या? आ रहा है। यस और नो एवरीवन? Yes, और एक sir. होता परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मतलब ए का वैल्यू 1 हो जाना, मतलब कि जितना गिरेगा उतना पूरा ऑब्जॉर्व कर लेगा, रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? तो जहां r इक्वल टू 1 है वहां ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। जीरो। और जहां ए का वैल्यू 1 है वहां आर का वैल्यू कितना हो का जाएगा? 0। 0। और अगर कोई पार्शियली ऑब्जर्विंग और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है तो आर का वैल्यू होगा 0 से 1 और ए का वैल्यू कितना होगा? 0 से 1। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? बट ए प्लस आर का वैल्यू हम हमेशा कितना मानेंगे? 1। हम ये मान रहे हैं कि कोई भी फोटोन ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा? नो ट्रांसमिशन, नो। सर ये a प्लस आर की वैल्यू 1 सिर्फ पार्शियली रिफ्लेक्टिंग वाले केस के लिए है। किसी भी केस के लिए वैलिड है, किसी भी सरफेस के लिए ए प्लस आर का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। अब देखो सरफेस है, मान लो ये जैसे ये सरफेस है, तो मान लो कुछ एनर्जी गिरा, फोटोन गिरा, ठीक है। जनरली क्या हो, मान लो क्यू इंसिडेंट क्या है, कितना इंसिडेंट किया एनर्जी? क्यू इंसिडेंट क्या, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? मान लो क्यू आर रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ पार्ट एब्जॉर्व कर जाएगा, यस और नो? मान लो क्यू ए ऑब्जर्व कर गया, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा, यस और क्यू टी। तो क्या तुम बोल सकते हो क्यू आई इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर? बोलो, इतना बात समझ में आया? ट्रांसमिट मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना। ये होगा या नहीं होगा किसी भी सरफेस पे? यस और नो? बोलो। अरे हाँ है ना? अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 1 रखते हुए क्यू आई से डिवाइड कर देता, कितने से डिवाइड कर देता? क्यू आई से, तो क्या ये आता क्यू ए बाई क्यू आई, टोटल एनर्जी फॉलन, क्यू टी बाई क्यू आई, ट्रांसमिटेड टोटल डिवाइड बाई टोटल इंसिडेंट, क्यू आर बाई क्यू आई। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग पावर। इसी को आर बोल रहा हूं। इसको बोलते हैं टी। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटिंग पावर टी। और इसको बोलते हैं एब्जॉर्बिंग पावर ए। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ए प्लस आर प्लस टी का वैल्यू कितना होता है? 1। बट अगर मैं रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? मॉडर्न फिजिक्स में रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, तो हम ट्रांसमिशन को 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? जब तक कि एंटीलॉन ने सवाल में कुछ कहा ना जाए, हम सिर्फ 2 क्राइटेरिया मानेंगे। इन मॉडर्न फिजिक्स वी ओनली कंसीडर आइडर रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन और बोथ, बट हम ट्रांसमिशन नहीं मान रहे। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर ट्रांसमिशन का क्राइटेरिया मैं 0 कर दूं, टी का वैल्यू 0 कर दूं, तो क्या ये ए प्लस आर का वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा? यस सर। ए प्लस आर, क्योंकि टी 0 मान दिया हमने। अब ए प्लस आर 1 हो जाएगा। ए और आर क्या है? एक नंबर है जो कि लेस देन 1 आएगा। देखो ए का वैल्यू क्यू ए छोटा होगा ना। अगर टोटल मान लो 100 जूल गिर रहा है तो 20 जूल कुछ रिफ्लेक्ट हुआ होगा, कुछ एब्जॉर्ब हुआ होगा, कुछ ट्रांसमिट हुआ होगा, तो सब तो कम है ना क्यू आई से। अरे हाँ है ना? तो क्या ए टी आर सब 1 से कम ही है ना? बोलो बोलो बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ए और आर का वैल्यू होता है। अब मान लो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, कौन सा सरफेस है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अगर मैं एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग की बात करूं तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब आर का वैल्यू 1 रखोगे तो ए कितना आएगा यहाँ से? 0। दिस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, यानी जितना गिरा जैसे गिरा वैसे रिफ्लेक्ट कर दिया। यस और नो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर ए का वैल्यू 1 हो गया और आर का वैल्यू 0 हो गया तो इसको बोलेंगे परफेक्टली अब्सॉर्बिंग। एब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? और अगर ए का वैल्यू 0 से 1 है और आर का वैल्यू भी 0 से 1 है तो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली, अरे हाँ है ना, एब्जॉर्बिंग। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ जा रहा है। क्लियर है क्या? तो अब ध्यान से देखो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर अलग अलग चीजों का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब मान लो कोई फोटोन गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, मैं केसेस ले रहा हूँ। मान लो एक फोटोन है जो एक फिक्स सरफेस पे नॉर्मली गिर रहा है। कैसे गिर रहा है सर? तो आई इंटेंसिटी का रेडिएशन गिर रहा है। कितने इंटेंसिटी का? आई इंटेंसिटी का रेडिएशन गिर रहा है ए एरिया पे। कितने एरिया पे?
एरिया पे। अगर इंटेंसिटी आई है इसका, तो मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी फॉलन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अरे यस हाँ है सर। ना। और इसका इस इंटेंसिटी का वेवलेंथ है लैम्डा, कितना वेवलेंथ है, लैम्डा। ठीक, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक सेकंड में जो वेवलेंथ आ रहा फोटोन का, कितना फोटोन इसके हिट किया, तो एक सेकंड में एनर्जी बताओ। तो एक सेकंड में जो एनर्जी होगा, आई इंटू एरिया हो जाएगा। आई क्या होता है, एनर्जी इंटेंसिटी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो आई इंटू एरिया हो जाएगा एनर्जी फॉलन। अरे हाँ है ना, इन 1 सेकेंड। अरे बोलो, अरे हाँ है ना। यस इंटेंसिटी याद है, बताया था इंटेंसिटी क्या होता यस है, सर। एनर्जी पर यूनिट फोन में एरिया पर 80। यूनिट, ये बताया था। यस और नो, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यस और नो। अब देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि एक सेकेंड में कितना फोटोन हिट कर रहा है इसको, तो क्या हम पहले ये निकाल ले एक सेकेंड में कितना एनर्जी गिर रहा है, तो हमको ये पता चल जाएगा अगर आई इंटेंसिटी है इनटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो पर सेकेंड नहीं आ जाएगा, जूल पर सेकेंड। देखो इसको इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो, अरे हाँ है ना। यस बोलो, सर। यहाँ तक किसी को डाउट है, तो एनर्जी पर सेकेंड आ गया, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अरे हाँ है ना। अगर लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन है, आई इंटेंसिटी कैसे फॉल कर रहा है, तो पर सेकंड कितना एनर्जी फॉल किया ये पता कर लिया, डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन से हम हिट डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, अरे हाँ है ना। तो ये आएगा आई इंटू एरिया इंटू लैम्डा डिवाइड बाय एच सी, दिस इज अ नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस सर। सर अब ध्यान से सुनना, अब डिपेंडिंग ये सरफेस कैसा है, दो चीज हो सकता है, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता, क्या होता, तो जितना फोटोन जिस मोमेंटम से हिट करता है, क्या उतने से परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है, तो इलास्टिक कॉलिजन होता है, यस और नो। तो जितने मोमेंटम से हिट किया उतने मोमेंटम से रिफ्लेक्ट किया, तो एक फोटोन हिट किया था एच बाई लैम्डा से, और वापस कितने से गया, एच बाई लैम्डा से। तो एक फोटोन के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, 2h बाई लैम्डा, यही हुआ ना चेंज। तो बताओ एक सेकंड में कितना फोटोन गिरा, कितना मोमेंटम गिरा, एक सेकंड में इतना फोटोन गिरा, और एक फोटोन में इतना मोमेंटम चेंज हुआ, तो एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होता वही तो फोर्स होता है, यस और नो। अब एक सेकंड में ठीक 1 सेकंड रखो, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्टेड बाय रेडिएशन आएगा वो कितना आएगा, 2h बाई लैम्डा इज अ मोमेंटम चेंज इन वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन फॉलोइंग, आई ए इनटू लैम्डा बाई एच सी, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात, तो देखो लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, एच ने एच को मार दिया। ध्यान से देखो तो 2I/c इंटू एरिया, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय रेडिएशन, कि रेडिएशन इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, इतना ही फोर्स लगा रहा होगा अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। अरे हाँ है ना, बोलो ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा होगा, रेडिएशन प्रेशर इन परफेक्टली, रेडिएशन प्रेशर इस फोर्स केस अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, 2I/C यस और नो, प्रेशर। अरे हाँ है ना, बोलो ना, क्लियर है, अरे क्लियर है, बोलो ना, यस और नो। यस सर। आई होप तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब अगर मान लो यही अगर एब्जॉर्बिंग होता, तो एच बाई लैम्डा से गिरता, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाता, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाता, I/c। नहीं, अगर 0। एच बाई लैम्डा से गिरता 0 एब्जॉर्ब हो जाता, यस और नो, है ना। यही चीज अगर यस सर। परफेक्टली ऑब्जर्विंग की बात करते हैं, परफेक्टली ऑब्जर्विंग की बात करते हैं, तो फोटोन का नंबर तो उतना ही होगा, आई लैम्डा का एरिया पे गिर रहा है, यस और नो। एरिया पे आई इंटेंसिटी का लैम्डा वेवलेंथ का, तो कैसे लिखते हैं, आई इंटू एरिया हो गया डिवाइड बाय एच सी इंटू लैम्डा, नंबर ऑफ फोटोन हो गया ये। अरे हाँ है ना, बोलो ना। ठीक, अब अगर ये यस सर। परफेक्टली ऑब्जर्विंग है, क्या है, परफेक्टली ऑब्जर्विंग,
एब्जॉर्बिंग। ठीक है, अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो क्या होगा, h बाई लैम्डा से गिरा इनिशियल, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 0, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा h बाई लैम्डा। अरे हाँ है ना, फाइनल 0 है ना, p फाइनल 0 p इनिशियल h बाई लैम्डा, तो चेंज इन मोमेंटम तो यही हुआ ना। अरे हाँ या ना बोलो ना यार, Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है। इनिशियल मोमेंटम h बाई लैम्डा, फाइनली अगर ऑब्जर्व किया तो कहाँ गया फोटोन, 0 ही तो हुआ फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हेलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो कितना फोटोन मोमेंटम चेंज होगा, जितना फोटोन एक सेकंड में कितना फोटोन गिरा होगा h बाई लैम्डा h by चेंज इन मोमेंटम इनटू i a लैम्डा बाय lambda hc, by h. h ने h कमा दिया, लैम्डा क्या आ गया i a बाई c। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे से रेडिएशन प्रेशर पूछा जाता इन केस ऑफ परफेक्टली ऑब्जर्विंग, क्या होता i बाई c आ जाता, फोर्स ऑफ Yes, ऑन sir. एरिया। यस, अगर सोचो अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता तो कितना होता रेडिएशन प्रेशर 2i बाई c, और परफेक्टली ऑब्जर्विंग होता तो कितना होता रेडिएशन प्रेशर I by i C. बाई c। आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगा। कोई बोलेगा सर पार्शियली हो, पार्शियली परफेक्टली ऑब्जर्विंग हो, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही केस ले रहे, नॉर्मल इंसिडेंट्स ले रहे। कैसा इंसिडेंट ले रहे, नॉर्मल इंसिडेंट। ध्यान से सुनना। अब कोई बोले सर पार्शियली ऑब्जर्विंग और मान लो ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस ए हो जाएगा इसका। अगर ए का वैल्यू दिया हुआ सरफेस का विच इज लेस देन 1 0.3, तो आर का वैल्यू निकल जाएगा ना, क्योंकि ट्रांसमिशन हम कितना मान रहे हैं 0.7. 0, है ना। तो अगर मैं ए का वैल्यू दे दूं आर का वैल्यू, तो मान लो परफेक्टली ऑब्जर्विंग ना परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, यस और नो। तो अब देखो अगर कितना फोटोन गिरा पर सेकेंड, आई एल लैम्डा बाय एच सी, यही था नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यही था ना। अब इसमें से कितना पार्ट ऑब्जर्व हो गया, सोच के देखो, ए पार्ट ऑब्जर्व हो गया। अरे हाँ है ना, बोलो ना। Yes, sir. इतना पार्ट ऑब्जर्व हो गया तो बचा कितना, बचा इतना 1 माइनस, इतना ऑब्जर्व हुआ तो बचा कितना 1 माइनस ए इंटू आई ए लैम्डा बाय एच सी, यस और नो। अब इसके हिसाब से इसमें फोर्स आएगा ऑब्जर्विंग का, और इसके हिसाब से इसमें फोर्स आएगा। अरे आएगा ही नहीं आएगा। Yes, sir. अब तुम चेक करोगे तो जो रेडिएशन फोर्स आएगा, रेडिएशन जो फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू आई बाई सी, आई ए बाई सी इंटू ए प्लस 1 माइनस ए इंटू 2i a बाई सी। यही आएगा ही नहीं आएगा, चेक करो, यस और नो। यही क्योंकि आएगा इतना सर। रिफ्लेक्ट करेगा तो इसमें 2h बाई लैम्डा का चेंज आएगा। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। Yes, sir. होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। वैसे ही प्रेशर सर ये निकल याद जाएगा। रखना है। हाँ ये याद रखना है, डिवाइड बाय ए प्रेशर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बताओ, यहाँ तक डाउट है तो बताओ किसी को। यहाँ नहीं तक सर। क्लियर है? ये फटाफट याद रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये याद हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा सर रटना नहीं स्मॉल ए है। क्या है ये? फिर इसके स्मॉल पूरे ए क्वेश्चन है डाल देना। एब्जॉर्बिंग पावर। स्मॉल ए क्या है, एब्जॉर्बिंग पावर। क्या है स्मॉल ए? एब्जॉर्बिंग पावर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? स्मॉल आर क्या है, रिफ्लेक्टिंग पावर। समझ में आ रहा है? यस ए सर। और आर का वैल्यू सरफेस का क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अगर ए का वैल्यू 1 दे दिया तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ए प्लस आर कितना मान रहे हैं 1, टी कुछ नहीं मान रहे। बताया था ना अभी, तो ये चीज बताया था ना, ये चीज देखो। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। सर अब इसमें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि सर कोई जरूरी है कि नॉर्मल इंसिडेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इंक्लाइन इंसिडेंट भी तो हो सकता है। एक केस में ले रहा हूँ, आपने पढ़ा है ना मोमेंटम चेंज, वेक्टर तो पढ़ा ही है। मान लो ऐसे गिरा थीटा पे, अब अगर थीटा पे गिरा तो अगर रिफ्लेक्टिंग होता तो थीटा पे जाता। अरे हाँ या ना, बोलो ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? याद है एच बाई लैम्डा से आया, एच बाई लैम्डा से गया तो कितना चेंज होता मोमेंटम में, 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। याद है क्या? बोलो, याद है किया था आपने ये सवाल? MV से आया, MV से सर गया, किया था सर। 2 MV कॉस थीटा चेंज। अरे हाँ या ना?
Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? किया है सर। किया है। अब यहाँ पे तुम ऐसे। फोर्स भी निकाल सकते हो इस तरीके से, छोटा छोटा सवाल ऐसे पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे किया हमने। इसमें बताओ कोई डाउट है किसी को तो जरा सा भी? नो सर। वो Yes or no? बोलो। ट्रांसमिशन कैसे होता है एक बार बता दो, वो मेरा मैंने देखा नहीं था सर उस वक्त। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। ट्रांसमिशन क्या होता है, देखो रिफ्रैक्शन पढ़ा ना, कोई भी लाइट जब किसी सरफेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गिरती है तो एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, कुछ पार्ट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और कुछ पार्ट जो होता है इसमें ट्रांसमिट कर जाता है, मतलब यहाँ से निकल के दूसरी जगह चला जाता है, इसको बोलता है ट्रांसमिशन है ना। अब सोचो अगर 100 जूल ठीक है। गिरा होगा तो इसमें से 20 जूल इधर गया होगा, 10 जूल एब्जॉर्ब किया होगा, 50 जूल इधर, ऐसा कुछ हुआ होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सॉरी 50 नहीं 70 जूल, यस कुछ भी हो सकता है ना। ट्रांसमिशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मान रहे कि कोई ट्रांसमिशन नहीं है, पूरा एब्जॉर्प्शन पूरा रिफ्लेक्शन है। ट्रांसमिशन पार्ट रिफ्रैक्शन में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है एक मीडियम से दूसरे यस मीडियम सर, में, आ रही है सर। ठीक है। बोलो। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं। हाँ इस पे बहुत कम सवाल आता, फोर्स एक्सर्शन पे बहुत कम सवाल आता, बट जितना आता है ये बेसिक है इसका, इसमें एक दो पूछेगा क्वेश्चन नहीं। डाल देना याद सर, हाँ मैं रहेगा। 1-2 क्वेश्चन एससीबी का डाल दूंगा। बोलो बोलो। सर मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए? देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे कोई नहीं बोल सकता ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मॉडर्न फिजिक्स ही इंपॉर्टेंट है कई बार, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बोलो बोलो। सारा पार्ट इसका इजी है, बहुत टफ नहीं है, फटाफट हो जाएगा। जैसे एक सवाल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक सिंपल सा सवाल ले रहा हूँ। एक एम मास का एक स्प्रिंग कनेक्टेड है नेचुरल लेंथ पे, कहाँ रखा हुआ? नेचुरल लेंथ पे। ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ से आई इंटेंसिटी का लैम्डा वेवलेंथ का बीम गिर रहा है। आपसे पूछा फाइंड द कंप्रेशन, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, क्या है ये? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। आपसे पूछा फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ का। बाई ए बाई सी के कितना आएगा? कंप्रेशन पूछा है ना, 2 आई के। बोलो क्या आ रहा है? 2IA/K CK। पहले हमको ये बताओ, ये का कांस्टेंट फोर्स लगाएगा? वो फोर्स का वैल्यू बोलो। 2I/C ये फोर्स हो गया, यस और नो? अब ये सवाल ऐसा नहीं होगा, ध्यान से सुनो, याद करो। ये एम मास होता है, यहाँ पे तुम लगाते हो फोर्स कांस्टेंट F, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होता था? तुमने बोला होगा F = kx, यही बोला ना? यही किया ना? यस सर, यही किया था। गलत है ये। जब यहाँ फोर्स लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगा घटते, देखो यहाँ से पहले kx बहुत छोटा होगा, F बहुत ज्यादा, स्पीड बढ़ेगा, तुम इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल रहे हो, कौन सा पोजीशन निकाल रहे हो? यहाँ से और उतना जाएगा, ये EP है, EP पे रुकेगा नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, अगर आपने जब पढ़ा है तो। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ से आप 2x होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा 2, बता रहा हूँ, याद रखो। जो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा ये वर्क एनर्जी से निकाला जा सकता है, जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसका? 0। x निकालो, वो x आएगा 2F/k। याद होगा, आपने किया होगा ऐसा सवाल, याद है? ऐसा सवाल किया होगा आपने, ध्यान से देखो। वर्क एनर्जी का m मास है और इस पे F फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, तो बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आता है? यहाँ से खींचोगे तो ये नेचुरल लेंथ तक आगे जाएगा उतना। वर्क एनर्जी में किया होगा ये सवाल, यस नो? याद है? अरे बोलो। नहीं किया तो एक काम करो, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, लगा सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
मान लो F फोर्स लग रहा है, क्या क्या फोर्स है, कौन कौन वर्क कर रहा है? एक तो F कर रहा है, F इंटू एक्स, अरे हाँ है ना, और एक कर रहा है स्प्रिंग, स्प्रिंग का वर्क डन क्या होगा, Yes, हाफ sir. के इंटू एक्स, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स, याद है क्या होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग? yes sir अरे बोलो, X एक्स minus इनिशियल X का square minus initial. स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग। Yes. इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था, तो नेचुरल लेंथ में कोई इलॉन्गेशन नहीं है, फाइनली एक्स पे पहुंच गया, ये पढ़ा होगा वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से कैलकुलेट करो एक्स का वैल्यू कितना आता है, एक्स का वैल्यू आएगा 2f/k, चेक करो आ रहा है, और f का वैल्यू कितना है 2/k इंटू 2IC इंटू एरिया, तो ये आएगा 4IA/kc। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और सवाल देखो फटाफट, एक स्मूथ इंक्लाइंड है, क्या है, एक स्मूथ इंक्लाइंड है, इस पे m मास का ब्लॉक है और इधर का एरिया क्रॉस सेक्शन a है, यहाँ से I इंसिडेंट का लाइट आ रहा है, कितने इंसिडेंट का, I इंटेंसिटी का, लैम्डा वेवलेंथ का, परफेक्टली ऑब्जॉर्विंग, क्या है ये, फाइंड द इंटेंसिटी, हाँ फाइंड द इंटेंसिटी सच दैट दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड दिस इज स्मूथ, म्यू का वैल्यू 0 है, बताओ। सर आप क्या बोल रहे हैं सर, आप लाइट से ब्लॉक को बैलेंस करने के लिए बोल रहे हो? हाँ कर सकते हैं ना, फोर्स लगा रहे हो तो कर सकते, नहीं कर सकते? सर बट लाइट का फोर्स और ब्लॉक बैलेंस, हाँ तो अब दिया है तो करना है, बताओ इंटेंसिटी कितना होगा, कि बताइए कि ये इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखे, बताओ इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए ऊपर कितना फोर्स चाहिए, नीचे कितना लग रहा होगा, mg sin थीटा लग रहा होगा, इसकी वजह से जो फोर्स आना चाहिए कितना आएगा, अगर परफेक्टली ऑब्जर्विंग है तो कितना आएगा, IA/c आएगा, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा, खत्म। अरे हाँ है ना, I निकल जाएगा ना यहाँ से, mg sin थीटा इंटू c डिवाइड बाई a। क्वेश्चन को जोड़ा जा सकता है काइनेमेटिक्स से, मतलब मैकेनिक्स से, याद रखना मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक बेसिक। अरे हाँ या ना बोलो। Sir, force 2IA. Yes, sir. Sir, force 2IA by C नहीं होगा? बेटा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग में क्या होता है, ये Yes, IA sir, by यही C था. याद करो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में था 2IA/c, याद आया? और ज्यादा नहीं, बेसिक चाहिए इसमें, ज्यादा Yes, sir. परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक देखो, फटाफट सवाल करो, ठीक है? बोलो कोई डाउट है और, है ना? सर इस तरह का सवाल No, बेसिक sir. बेसिक आता है, इसमें से फोर्स का बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, बट बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, कि एब्जॉर्बिंग होगा तो रेडिएशन sir. प्रेशर फोर्स कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग होगा तो कैसे लिखेंगे, यस और नो एवरीवन। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है, आगे डाउट है? ये चैप्टर फिनिश, Yes, sir. अगले क्लास में हम लोग एटम स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे, आपने एटम पढ़ा तो 11th का आप पढ़ के आओगे, क्या करके आओगे, पढ़ के आओगे, समझ में आ रहा है क्या, 11th का आप करके पढ़ के आओगे, आएंगे. हाँ, ताकि मेरे को फटाफट खींचने में टाइम ना लगे, क्लियर है? सर मैं 11th दो में लेक्चर में, फिजिक्स, हाँ बोलो बोलो, सर 11th की फिजिक्स में कौन सा आइटम है? 11th की Chemistry नहीं, में। 11th की केमिस्ट्री में है, सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर, बट वो मत पढ़ना कॉन्फ़िगरेशन, सर, वो बीच में 5 पेज दे रखे हैं, उन्हीं में ही पढ़ना है ना बस। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ताकि हम लोग 2 क्लास में मैटर खत्म कर, ये एटम खत्म कर देंगे, उसके बाद 3 से 4 क्लास मेरे को लगेगा न्यूक्लियस में। सर एक चीज पूछनी थी, मतलब मैकेनिक्स मैंने मतलब इतने अच्छे से की नहीं है, तो क्या करूँ सर? देखो मैकेनिक्स, देखो मैं इतना बता रहा हूँ, मैकेनिक्स बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है? मैकेनिक्स के लिए क्या करो तुम लोग, मैं एक चीज बताऊँ, वन शॉट है कि यूट्यूब में जाओ, वन शॉट में बेसिक बेसिक जो PYQ तुमने कुछ तो पढ़ा होगा, सर कुछ मतलब वो तो पढ़ा है कुछ कुछ। हाँ कुछ कुछ पढ़ा है ना, जहां जहां तुमको डॉट्स है ना, PYQ के थ्रू, या फिर कोशिश करो वन शॉट में कवर करने का, समझ में आ रहा है क्या?
उससे तुम्हारा कवर हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा टाइम मत देना मैकेनिक्स को, ये भी बता रहा हूँ। ठीक एक है, घंटा मतलब दिन का? 1 घंटा नहीं, कम से कम 1.5 से 2 घंटा दो, 1.5 घंटा कम से कम दो सर डेली। ज्यादा क्यों नहीं देना? ज्यादा इसलिए नहीं देना कि मैकेनिक्स में जितना तुम मेहनत करोगे ना, उससे कम मेहनत पार्ट 2 Yes. अगर इसमें कर लोगे तो ज्यादा एफर्ट आ जाएगा तुम्हारा नंबर। यस 12 वाले पार्ट में ज्यादा किया करो, समझ में आ रहा है क्या? मतलब जितना अनंत तुम मैकेनिक्स 3 महीने भी पढ़ लोगे ना, तुमको कम लगेगा। ठीक है, यस सर। तो ये मतलब ये दो वाला नंबर वाली पार्ट बात जो है, 12th का है वो ज्यादा स्कोरिंग है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th का पार्ट 2 बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और ओके सर। 11th का पार्ट 2 भी, ये बात सिमिलर। दोनों अच्छे। हाँ, ये दोनों अच्छे से कर लो। मैकेनिक्स थोड़ा सा हल्का भी होगा ना, तो बेसिक पढ़ के जाओगे, इतना तुमको आइडिया कैसे एनएलएम लिखना है, इक्वेशन लिखना, वर्क थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, तो दिक्कत नहीं आएगा तुमको बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये उल्टा है, मतलब इंजीनियरिंग में तो हम ज्यादा मैकेनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अब अगर उन्हें नहीं पढ़ा तो इंजीनियरिंग में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, उसमें क्या करोगे। ठीक है, नहीं वो तो पढ़ रखा है, बट वो और पढ़ाएंगे ही। हाँ वो और पढ़ाएंगे, वो बात तो सही है, वो और पढ़ाएंगे डिटेल में, वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो फिर, गुड नाइट एवरीवन। मैं अभी जस्ट स्लाइड डाल दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, गुड नाइट मैं सर। अभी जस्ट डाल दे रहा हूँ। Thank you, sir. गुड नाइट, हैप्पी नेक्स्ट डे सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू सर।